मंडे नाइट वॉर्स में अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से WCW और WWE केबल टीवी रेटिंग्स के लिए एक वॉर में है और विंस मैकमैन की एटीट्यूड एरा के इंट्रोडक्शन के बाद जो मोमेंटम है वो WWE की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डी जनरेशन एक्स ने इस चीज के अंदर कितना बड़ा पार्ट प्ले करा है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिसके एक नहीं बल्कि 3 चेहरे हैं। एक ऐसा रेसलर जो कि अपनी बॉडी को किसी भी हद तक खींच सकता है और कुछ भी लाइन पे रख सकता है, कितना भी एक्सट्रीम रिस्क ले सकता है, सिर्फ इतना मेक श्योर करने के लिए कि उसकी कंपनी नंबर 1 रहे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द लेजेंड मिक फोली गाइस। तो 2000 लाइक्स का हमारा गोल रहने वाला है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। दिस इज एपिसोड नंबर 5 ऑफ मंडे नाइट रॉ। हैव अ नाइस डे। और एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं कि दिस इज मच बेटर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष एंड वेलकम बैक टू मंडे नाइट वॉर्स। और इस सीरीज पे जो आपका सपोर्ट रहा है वो बिल्कुल कमाल है। अगर इस सीरीज को आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एपिसोड 1 to 4 आप सारे देख लें और वो आप देख सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहां पे इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट है। और गाइस कितनी कमाल की अभी तक ये सीरीज रह चुकी है, मजा आ गया देख के। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1990s की, जब टेड टर्नर ने WCW को परचेज करा था और उनके कंपनी का रोस्टर काफी अच्छा था, उनके पास डेप्थ थी रोस्टर में और स्टार पावर थी, जिसकी वजह से वो WWE के साथ कंपीट कर पा रहे थे। और बेसिकली उनके इस रोस्टर में एक और ऐसा इंसान था जिसका नाम था मिक फोली और वो WCW में परफॉर्म करता था एज कैक्टस जैक। और ये कोई नॉर्मल रेसलर नहीं था, ये बाकियों से काफी अलग था। और मिक फोली यहाँ पे कहते हैं कि उनको हमेशा से ये बात पता थी कि वो एक ऐसा सुपरस्टार नहीं बनने वाले जो अपने बलबूते में पूरी कंपनी को चला सकता है, लेकिन उनका जो अलग स्टाइल था वो उनको बताता था कि वो कुछ डेफिनेटली अलग ऑफर कर सकते हैं। तो वो ऐसे रिस्क लेते थे, वो ऐसी फॉल्स और जंप्स कर सकते थे जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। और यहाँ पे शेमस और डस्टिन रोड्स बात करते हैं इस बारे में और कहते हैं कि उनका जो डेयर डेविल स्टाइल था उसने अलाउ करा मिक फोली को कि वो किसी के साथ भी अच्छे मैचेस दे सकते थे। तो इस पूरे सक्सेस के साथ WCW में उनका काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एरिक बिशॉफ को ज्यादा फेथ नहीं थी फोली में और उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स में उनको नहीं रखा था, क्योंकि बेसिकली एरिक बिशॉफ चाहते थे बड़े स्टार्स को रखना जो कि उनकी ब्रांड को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे हमें आर्न एंडरसन और जिम रॉस बताते हैं कि किस तरीके से WCW में मिक फोली को पूरे तरीके से वेस्ट करा गया था। एक ऐसी गाड़ी की तरह यूज करा जाता था जिसको जितनी बार भी क्रैश कर दो उसको कुछ हो नहीं सकता। और इस समय मिक फोली को भी यह बात रियलाइज हुई कि अगर मुझे एक लंबा और अच्छा करियर चाहिए तो मुझे WCW छोड़कर जानी है। और अपने इस डिसीजन के बाद उन्होंने WCW को छोड़ दिया और दोनों अपने अपने रास्ते हो गए। अब अगर इस समय बात करें WWE की, तो विंस मैकमैन अपना मंडे नाइट रॉ शो चला रहे थे। 1994 का समय था, तो एक ही साल हुआ था और मिक फोली को मिल गया था गाइस अपना नया ब्रांड इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग, एक ऐसी कंपनी जो कि ऑल्टरनेटिव स्टाइल ऑफर करती थी हार्डकोर रेसलिंग मैचेस का। और यहाँ पे कैक्टस जैक काफी अच्छे तरीके से फिट भी हो पाए, लोग उनको पसंद करते थे। और मिज यहाँ पे कहते हैं कि ये अपनी बॉडी को ऐसे पेन के थ्रू लेकर जाते थे जो कि शायद किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं करना चाहिए। लेकिन ECW में एक प्रॉब्लम थी कि मिक फोली का स्टाइल अब यूनिक नहीं रहा था, क्योंकि सारे लोग ही ECW के अंदर जो है वो एक हार्डकोर स्टाइल ऑफर करते थे। तो पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि जबकि मिक फोली काफी पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन उनको तब भी कुछ और अचीव करना था, कुछ बढ़िया अचीव करना था। और इस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने हार्डकोर स्टाइल पर अपनी पीठ फेर दी और जानबूझ के वो सारी चीजें करनी बंद कर दी जो कि लोग उनको देखना चाहते थे करते हुए। और इसकी वजह से उन्होंने हेड लॉक यूज करनी स्टार्ट कर दी, रिस्ट लॉक यूज करनी स्टार्ट कर दी और प्रोबेबली सबसे बोरिंग मैचेस देने शुरू कर दिए। उनके खुले हुए बाल थे जो कि उन्होंने एक पोनी टेल में बांध लिए थे। और यहाँ पे मिक फोली कहते हैं कि वो सिस्टमैटिक तरीके से अपने गिमिक्स से वो सारी चीजें निकालना चाहते थे जो कि लोग पसंद करते हैं। और इसने हेल्प करी उनके कैरेक्टर में और लेयर्स चढ़ाने की जो कि शायद वो पहले नहीं दिखाते थे हमको। और पॉल हेमन कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसीजन था, एक डेंजरस मूव था मिक फोली के पार्ट पे। तो गाइस 1995 सितंबर का समय था जब WCW ने अपने खुद का शो यानी कि मंडे नाइट रॉ लॉन्च कर दिया था। और वो मंडे नाइट रॉ के साथ वॉर में आ चुके थे, यानी कि जो विक्ट्रीज हैं वो ट्रेड हो रही थी। और यहाँ पे विंस मैकमैन ने मिक फोली को देखा और वो कहते हैं जो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि इस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है, बस ये इधर उधर से ऊंची ऊंची जगह से गिर सकता है और अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जिम रॉस कहते हैं कि मैंने विंस को कन्विंस करा कि अगर इस बंदे को हम लेते हैं और हम अपने तरीके से इसको रीपैकेज करते हैं तो हमारे लिए काम कर सकता है। और क्योंकि उस समय WWE के बहुत सारे
कैरेक्टर्स थे जो कि काम नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ट्रिपल एच कहते हैं कि ऐसा लग रहा था हम फैंस की इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो जनवरी 1996 में फाइनली WWE ने मिक फोली को साइन करा और विंस मैकमैन ने जबकि उनको एक्सेप्ट करा बट नॉट एज कैक्टस जैक। वो नहीं चाहते थे इस गिमिक को अपने शो के ऊपर रखना और मिक फोली कहते हैं कि उनको इनिशियली नाम दिया जा रहा था मेसन द म्यूटिलेटर, लेकिन उन्होंने विंस मैकमैन को सजेस्ट करा मेरा नाम मैनकाइंड रख दो। और विंस को ये पहले आइडिया कुछ खास समझ नहीं आया तो मिक फोली ने उनको बताया कि मैं मैनकाइंड कितना बुरा है इसके बारे में बात करूंगा, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अपने पेन के बारे में भी मेंशन करूंगा। और विंस को आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने मैनकाइंड का नाम अप्रूव कर दिया और WWE ने गाइस फाइनली टीज करना स्टार्ट कर दिया इस नए कैरेक्टर को अलग अलग हॉन्टेड प्रोमोज में, बेसिकली जो कि डार्क रूम्स के अंदर फिल्म करा जाता था, बॉयलर रूम में फिल्म करा जाता था। और इन सेगमेंट्स में मिक फोली बेसिकली रोती हुई आवाज में बात करते थे अपने अलग अलग दर्दों के बारे में। और इन्हीं में से एक सेगमेंट थी जहां पे उनके हाथों में एक चूहा भी होता है और फोली कहते हैं कि जबकि मुझे चूहों की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अपना करियर चूहे के सामने खत्म नहीं कर सकता था और इस वजह से मुझे वहां पे किसी ना किसी तरीके से खड़ा होना पड़ा और चूहे को हाथ में लेके प्रोमो कट करना पड़ा। और शेमस यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से बहुत कूल था अलग तरीके का ये प्रोमोस देखना फ्रॉम द साइड ऑफ मिक फोली। तो जब फाइनली मिक फोली ने अपना रिंग डेब्यू करा WWE में तो लोग उनको डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा नॉर्मल रेसलर नहीं है जिसकी काफी कमाल की बॉडी है और आके हमें कमाल के मैचेस दे सकता है। और बेथ फीनिक्स भी कहती है कि उनको देख के मैं काफी समय जो है अजीब सा फील करती थी और ये एक ऐसा मॉन्स्ट्रस लूनेटिक बन चुका था कि अपने सर से बाल तोड़कर खुद ही नीचे फेंक देता था। इनका एक मैच हुआ अंडरटेकर के साथ बॉयलर रूम में जो कि फैंस को तो बहुत ज्यादा पसंद आया लेकिन देखने में काफी वियर्ड था। और मिक फोली यहाँ पे कहते हैं कि जबकि लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे, एक इंसान को कुछ पसंद नहीं आ रहा था और वही मैटर करता था एंड दैट वाज मिस्टर मैकमैन। और बेसिकली यहाँ पे उनको बहुत टाइम लगा ये चीज प्रूव करने के लिए विंस को कि उनका कैरेक्टर भी काम कर सकता है। तो जहां एक तरफ मिक फोली कोशिश कर रहे थे विंस मैकमैन को प्रूव करने की, दूसरी तरफ WCW को अपना विनिंग फॉर्मूला मिल गया था इन द फॉर्म ऑफ NWO। और जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि ये एक ऐसी मोमेंट थी जब WCW ने इंडस्ट्री को लिया और बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया, यानी कि एक ऐसा चेंज वो लेकर आए जो कि शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था। और यहीं से शुरुआत हुई थी उनकी 84 वीक की विनिंग स्ट्रीक की अगेंस्ट मंडे नाइट रॉ इन द केबल रेटिंग्स। तो यहाँ पे फोलिया में बताते हैं कि विंस मैकमैन ने एक बैकस्टेज मीटिंग करी इस चीज के बाद और उन्होंने बोला कि भाई हम अपने शो के अंदर ज्यादा रियलिज्म लेकर आने वाले हैं और ये जो मैनकाइंड गिमिक है ये काम नहीं करने वाला और जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि मास्क के पीछे कौन है तब तक वो इस गिमिक में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। और इस चीज को अचीव करने के लिए WWE ने ओवर 5 वीक्स एक सेगमेंट प्लान करी हर हफ्ते मैनकाइंड के साथ, जहां पे वो जिम रॉस के साथ बैठते थे और इंटरव्यू देते थे और अपने दर्दों के बारे में बताते थे, यानी कि रियल लाइफ के बारे में बताते थे कि किस तरीके से गाइस उनको ये पेन हुआ है और किस तरीके से वो एक लूनेटिक बन गए। और यहाँ पे वो बताते हैं कि पेन हैंडल करना ये एक ऐसी चीज है जो कि मैनकाइंड बाकी लोगों से बेटर कर सकता है और इसीलिए उन्होंने इसी को अपना पैशन चुन लिया। और डैनियल ब्रायन यहाँ पे बताते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सेगमेंट्स जो कि हमें उस समय टीवी पर देखने को मिल रही थी। और इन्हीं सेगमेंट्स में WWE ने मिक फोली की कुछ बचपन की वीडियोस भी हमको दिखाई जो कि फोली ने खुद फिल्म करी हुई थी और इसमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो रिस्की मूव्स कर रहे हैं, अपनी छत से कूद रहे हैं नीचे। लेकिन इतना नहीं गाइस, हमें इसमें ये भी देखने को मिलता है मिक फोलीज फर्स्ट एवर ऑल्टर ईगो जिसका नाम था ड्यूड लव। और ड्यूड लव कहां से आया, क्योंकि फोली बचपन में एक्टिंग करा करते थे इस कैरेक्टर की तरह जो कि हर बंदे को पसंद है, जो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। और फोली कहते हैं मैंने एक्चुअली में इन्विजन करा था कि अगर मैं कभी रेसलर बनूंगा तो ऐसा ड्यूड लव टाइप कैरेक्टर मेरा होगा। तो WWE ने स्टोरी टेलिंग को 5 हफ्ते तक कंटिन्यू रखा और मैनकाइंड के कैरेक्टर को एक बैकग्राउंड स्टोरी दी जिसकी वजह से फिक्शन के साथ साथ रियलिज्म भी ऐड हो गई और हमें देखने को मिला कि ये चेंज काफी बड़ा था क्योंकि फैंस अब कनेक्ट कर पा रहे थे मैनकाइंड के कैरेक्टर के साथ। और विंस कहते हैं कि जब मैंने स्टोरी टेलिंग प्रोमोस देखे और मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैनकाइंड के जो प्रोमोस थे इतने रियलिस्टिक लग रहे थे कि विंस ने खुद बोला कि दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और यहाँ पे विंस को रियलाइज हुआ कि कितनी ज्यादा जो है बड़ी चीज है मेरे हाथ के अंदर। और इसके बाद उन्होंने अपना खुद का क्रिएटिव दिमाग लगाना शुरू करा कि मैनकाइंड को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो मिस यहाँ पे कहते हैं कि काफी कमाल हो गया था क्योंकि एक साइकोपैथ के लिए लोग सिंपैथी दिखा रहे थे जो कि हम कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते। तो विंस भी यहाँ पे कहते हैं कि किस तरीके से मिक फोली एक बहुत स्मार्ट इंसान था और उनको ऐसा लग रहा था कि मिक फोली की रियल लाइफ ही काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी है कि हमको मैनकाइंड पे क्यों इतना फोकस करना है। और उन्होंने मौका दिया मिक फोली को अपनी ड्रीम जीने का क्योंकि उन्होंने गाइस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया ड्यूड लव को, द थर्ड ऑल्टर ईगो ऑफ मिक फोली।
और लोग बिल्कुल शॉक हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था भाई 2 हफ्ते पहले ये बंदा इतना साइको की तरह एक्ट कर रहा था और अब ये बंदा यहाँ पे आ रहा है एक इस तरीके से, ऐसे लविंग कैरेक्टर है, लड़कियां इसके आसपास घूम रही हैं, ये लोगों से इतने अच्छे से मिल रहा है। तो जिस तरीके से कैक्टस जैक डिपार्चर होके मैनकाइंड आया था, वैसे यहाँ पे मैनकाइंड के डिपार्चर के बाद ड्यूड लव आ चुका था गाइस, और इसके बाद स्टार्ट हो गया था द समर ऑफ लव इन 1997। और यहाँ पे गाइस हमें वो एक आइकॉनिक बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द ओनली टाइम मिक फोली के तीनों कैरेक्टर्स एक साथ हमें स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। तो ये है बात सितंबर 22, 1997 मंडे नाइट रॉ, जहां पे फोली यानी कि ड्यूड लव का मैच शेड्यूल था ट्रिपल एच के अगेंस्ट इन अ फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। और यहाँ पे मैच से पहले ड्यूड लव स्क्रीन के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैं वो सही इंसान नहीं हूँ जो कि इस टाइप के मैच में लड़ सकता है, और वो बुला लेते हैं यहाँ पे मैनकाइंड को। और मैनकाइंड कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, देखो मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन ट्रिपल एच जो डिजर्व करते हैं वो शायद मेरे बस की भी नहीं है, और हमें एक ऐसे बंदे को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा जो कि वो ट्रिपल एच को दे सकता है गाइस। और यहाँ पे वो लेकर आ गए थे कैक्टस जैक को, और जिस तरीके से क्राउड ने रिएक्ट करा, लोग पागल हो गए थे क्योंकि ट्रिपल एच ये मैच तो हारे और कैक्टस जैक मैच को तो जीत गए, लेकिन विंस मैकमैन के यहाँ पे दिमाग की बत्ती जली कि जो उन्होंने पहले दिन मिक फोली को देख के कैक्टस जैक के गिमिक को जज करा था वो एक बहुत बड़ी मिस जजमेंट थी। और अब उनको ये रिएक्शन देख के लग रहा था कि ओ माय गॉड कैक्टस जैक कितना ज्यादा पॉपुलर है। और पोस्ट ओपिनियन में भी विंस मैकमैन इस बात को एडमिट करते हैं कि मिक फोली एक जीनियस है क्योंकि उन्होंने अपने तीनों ही कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया। और एम्ब्रोस और रॉलिंस भी यहाँ पे बात करते हैं कि ये मोमेंट कितनी सरियल थी क्योंकि तीनों मिक फोली के कैरेक्टर्स एक ही समय पे वो स्क्रीन पर जो आए थे उसको देख के लोग बिल्कुल ही पागल हो गए थे। तो 1998 WWE के लिए बहुत कमाल के तरीके से शुरुआत हुआ था क्योंकि एटीट्यूड एरा आ चुकी थी और WCW की ऑलमोस्ट 2 साल की विनिंग स्ट्रीक केबल रेटिंग्स में टूट चुकी थी। और कैरेक्टर सिर्फ फोली ही नहीं थे बल्कि स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, डी जनरेशन एक्स जैसी फैक्शंस और बहुत सारे और लोग थे। इनफैक्ट वो इतने पॉपुलर हो रहे थे कि फोली जो है दूसरी तरफ फेड होते चले गए थे और वो एक बार फिर से अब मैनकाइंड के रोल में आ चुके थे। लेकिन इस बार लग रहा था कि शायद मैनकाइंड का रोल थोड़ा फ्लैट हो चुका है और इस चीज का सोल्यूशन सिर्फ एक ही था कि उनको वापस जाना है अपने हार्डकोर रूट्स पे जहां पे उन्होंने शुरुआत करी थी। और क्या बेटर तरीका हो सकता है इस चीज को प्रूव करने का देन अ मैच अगेंस्ट द अंडरटेकर, और वो भी एक हेल इन अ सेल मैच। और अब जो मैं बात करने वाला हूं गाइस ये होने वाला आइकॉनिक मोमेंट्स क्योंकि किंग ऑफ द रिंग 1998 में अंडरटेकर को बुक करा गया था अगेंस्ट मैनकाइंड इन अ हेल इन अ सेल मैच। और मिक फोली कहते हैं कि उस समय जो मेरी क्रिएटिव पोजीशन थी मुझे नहीं लग रहा था कि अंडरटेकर के साथ इतना बड़ा मैच मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन एट द एंड वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रेसलिंग मैच है और एक ऐसा मैच है जिससे शायद मुझे सारे लोग हमेशा याद रखते हैं। तो ये मैच स्टार्ट होता है, मैनकाइंड आता है और ऐसा नहीं है कि ये बंदा सीधा रिंग में जाएगा, चेयर फेंकता है हेल इन अ सेल के ऊपर और सीधा चढ़ जाता है। और मिक फोली यहाँ पे बात करते हैं कि विंस ने उनसे पूछा था कि भाई तुम सही तो ऊपर चले तो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक्चुअली में वो ऊपर गए तो वो सोच रहे हैं ओह माय गॉड ये तो काफी ज्यादा रिस्की लग रहा है। तो ये थोड़ा फनी था, लेकिन वो कहते हैं अब मेरा कैरेक्टर ब्रेक भी हो जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और अंडरटेकर की एंट्रेंस इसके बाद हमें देखने को मिलती है और मुझे लगा टेकर रिंग में जाएंगे, बट व्हाट अंडरटेकर डज, भाई ये भी चढ़ गए ऊपर हेल इन अ सेल के। तो यहाँ पे डैनियल ब्रायन काइंड ऑफ इस चीज को कवर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कितना कूल होगा अगर इन दोनों में से कोई एक बंदा नीचे गिर जाए, लेकिन वो कहते हैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला भाई, WWE ये चीज नहीं दिखा सकती। और उसके लिटरली कुछ सेकंड्स बाद अंडरटेकर जो है गाइस फेंक देते हैं मैनकाइंड को हेल इन अ सेल के ऊपर से थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। और कोफी किंगस्टन यहाँ पे कहते हैं कि ये लग रहा था कि एक स्लो मोशन में पूरी चीज हुई। और मिज याद करते हैं यहाँ पे जिम रॉस को बोलते हुए गुड गॉड माइटी ही इज ब्रोकन हिमसेल्फ इन हाफ। और पोस्ट ओपिनियन में यहाँ पे जिम रॉस हमको बताते हैं कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई स्पॉट होने वाला है। लॉलर बोलते हैं कि ये 2 फीट दूर आके बंदा मुझसे गिरा इतनी ऊपर से कि मुझे लगा कि ये लिटरली मर चुका है। तो सारे लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। विंस मैकमैन, डॉक्टर्स आ गए बाहर, मिक फोली नीचे लेटे हुए हैं, उनको स्ट्रेचर आउट कर ले जाया जा रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ना ही सिर्फ मिक फोली जिंदा है बल्कि वो उठते हैं और उनको मैच कंटिन्यू करना है। लिटरली वांट्स टू फाइट अगेन। और लोग जो है इतने स्टंड हैं, अंडरटेकर का चेहरा देखने को मिलता है कि स्टंड है। और ब्रायन रिकॉल करते हैं कि ये कितना स्पेक्टेकुलर था कि मैनकाइंड इज प्रोबब्ली द टफेस्ट मैन अलाइव इन द हिस्ट्री। और ये मोमेंट देख के जितने मुझे गूज़बम्स आए, मैं तो गाइस आपको इतना ही कहूंगा कि ये एक पॉइंट था जब मिक फोली ने क्लियरली प्रूव कर दिया कि भाई रेसलिंग के लिए जो मेरा पैशन है उसके लिए मैं अपनी बॉडी को कितनी भी दूर तक फेंक सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिटरली मिक फोली वापस तो उठते हैं, वो चल के भी जाते हैं रिंग की तरफ, लेकिन ये पागल आदमी एक बार फिर से
हेल इन अ सेल के ऊपर चढ़ जाता है। और गाइस यहाँ पे फोली कहते हैं कि मुझे लगा था मेरी मैच की वर्स्ट मोमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि अंडरटेकर भी केज पे दूसरी तरफ से आते हैं हेल इन अ सेल के ऊपर, और इस बार ही चोक स्लैम्स मैनकाइंड थ्रू दिस हेल इन अ सेल रूफ, और मैनकाइंड जो है वो बीचों बीच जाके गिर जाते हैं रिंग के अंदर। और गाइस इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि ही वाज एक्चुअली अनकॉन्शियस, नॉकआउट हो चुके थे। और यहाँ पे बेसिकली मार्क हेनरी और क्रिश्चियन हमको बताते हैं कि वो ऐसे देख रहे थे पीछे से कर्टन्स के थ्रू या फिर मॉनिटर ढूंढ रहे थे कि भाई ये बंदा सही तो है, इसकी हालत क्या हो चुकी है। और यहाँ पे गाइस एक्चुअली में हुआ क्या था कि हेल इन अ सेल के ऊपर एक स्टील चेयर पड़ी हुई थी, और जब टेकर ने यहाँ पे मिक फोली को चोक स्लैम दी ऊपर से, तो वो चेयर उनके साथ नीचे गिरी और सीधा उनके मुंह पे आके टकरा गई, जिसकी वजह से वो वहां पे बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे। और यहाँ पे उनका एक पूरा दांत भी टूट चुका था, वो जो ऊपर के 2 दांत है वो नहीं, लेकिन एक और दांत टूटा था और लिटरली उनकी नाक के अंदर जाके फंस गया था। वो शॉट भी हमें दिखाया जाता है और जैक स्वैगर कहते हैं ये एक आइकॉनिक शॉट है जिसको हम कभी भी WWE की हिस्ट्री से इरेज नहीं कर सकते। और अंडरटेकर यहाँ पे अपना रोप वॉक वाला मूव लगाने की कोशिश करते हैं, फोली गिर जाते हैं, वो मूव नहीं लगा पाते। और उसके बाद जब फाइनली फोली को थोड़ा थोड़ा सही फील होता है गाइस, तो यहाँ पे हमें इस मैच के रेफरी की तरफ से जानने को मिलता है पोस्ट ओपिनियन में कि फोली उनको ये नहीं कह रहे कि मुझे कोई दिक्कत है, वो कह रहे हैं काम करो तुम मुझे थंब टैक्स ला के दो। और वो कह रहे हैं भाई तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत है, तुम मुझसे थंब टैक्स मांग रहे हो इस सिचुएशन के अंदर। और वो ये सारे टैक्स को फैला देते हैं रिंग के बीचों बीच, लेकिन अंडरटेकर इवेंचुअली उनको उसके थ्रू चोक स्लैम करते हैं, एक टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और जिस तरीके से मैनकाइंड के शरीर पे वो थंब टैक्स थे, ओ माय गॉड, मतलब मेरे को ये देख के ही इतने चिल्स आ गए और इतना डिस्टर्बिंग भी मुझे उसी समय पे लग रहा था। लेकिन इस पूरी चीज के बावजूद, इतनी सारी चोटें खाने के बावजूद, एंड में मिक फोली अपने 2 पैरों पर इस रिंग से एग्जिट लेते हैं। और वो कहते हैं कि मैच के बाद विंस मैकमैन उनके पास आते हैं और वो कहते हैं तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे कि इस मैच के लिए मैं तुम्हें कितना अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि आज के बाद से ऐसा कुछ भी हम कभी नहीं करने वाले। और वो पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं सिंपली कि ये चीज हमने कर तो दी, लेकिन क्या हम सोच सकते हैं अगर वो एक भी पर्टिकुलर चीज इतनी गलत चली जाती और गलत चली जाती तो आखिर क्या हो सकता था। तो गाइस मिक फोली ने इस चीज को एक हिस्टोरिकल मोमेंट बनाया है, ना ही सिर्फ इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, लेकिन एक ऐसी मोमेंट जो कि प्रोबब्ली पूरी एटीट्यूड एरा को डिफाइन करती है। अब मिक फोली अपने करियर में इस समय पे पूरा ऊपर तक पहुंच चुके थे, जितना पीक उनको करना था मोमेंटम में, और उन्होंने अपने हार्डकोर स्टाइल को थ्रू आउट द WWE पॉपुलर कर दिया था। लेकिन इस पूरी चीज का सिर्फ एक ही कॉज था, एंड दैट वाज मिक फोलीज बॉडी, यानी कि उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रही थी, उनकी नीज में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, और अगर उनको आगे सर्वाइव करना था तो उनको अपना कैरेक्टर चेंज करना पड़ना था। और इस चीज के लिए प्रोबब्ली उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जो कि शायद कभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे मैनकाइंड या मिक फोली से, एंड दैट वाज कॉमेडी। रेटेड आर सुपरस्टार है जहां पे कहते हैं कि मिक फोली एक डेफिनेटली जीनियस है, एक सेल्फलेस बंदा है जो कि अपने बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचता, और इसी वजह से हमेशा जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वो एक सोल्यूशन निकाल पाता है कि हमको करना क्या है। और इस कॉमेडी एक्ट में वो अलग अलग फनी प्रोमोस कट कर रहे थे। और अगली चीज WWE ने क्या करी, दे पेयर्ड हिम विद द बॉस विंस मैकमैन। तो बेसिकली विंस मैकमैन ने उनको रिक्रूट करा गाइस, और वो अपनी प्रोटेक्शन चाहते थे मैनकाइंड से, और इसके बदले में मैनकाइंड हमेशा खुश रखना चाहते थे, विंस मैकमैन को हंसाना चाहते थे। और मैनकाइंड की लॉयल्टी देखते हुए विंस मैकमैन ने उनको यहाँ पे हार्डकोर टाइटल भी जो है ऐसे गिफ्ट कर दिया था। तो ये आइकॉनिक सेगमेंट थी जहाँ पे इंजर्ड विंस मैकमैन हॉस्पिटल में है और मैनकाइंड उनके लिए गुब्बारे वगैरह लेकर जा रहे हैं, उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एकदम से अपनी जेब से ये सॉक्स निकाल के हाथ में पहनते हैं और कहते हैं मिस्टर मैकमैन प्लीज मीट मिस्टर सॉको। और ये गाइस एक आइकॉनिक वर्ड था, क्योंकि यहाँ पे बिली गन सिंपली कहते हैं एक 67 सेंट्स की जुराब ली और उसका नाम मिस्टर सॉको रख दिया। और किसने सोचा कि ये इतने ज्यादा मनी छाप सकता है, इतने पैसे छाप सकता है। और ये एक वन टाइम थिंग थी। माइकल एस कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था ये कैसे मिस्टर सॉको इतना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फैंस ने इसको इतना पॉपुलर बना दिया कि ये गिमिक बन गया, और मैनकाइंड की पॉपुलैरिटी इसकी बदौलत और आगे चली गई। तो लोग सॉको 316 बोला करते थे, सकिट को सॉको इट कर दिया था। और फोली इस समय पे इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि विंस मैकमैन ने प्रोबेबली अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मेरी कंपनी का ये बंदा जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था गाइस, क्योंकि वो रूट उनको लेना था, जबकि एक सुपर स्टारडम यानी कि द रॉक जो है वो उनका चैंपियन बना हुआ था। लेकिन उन्होंने तब भी डिसाइड करा कि उनको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑडियंस की डिमांड थी। तो जनवरी 4 1999 को गाइस ये आइकॉनिक नाइट हमें देखने को मिलती है, जहां पे मिक फोली ने डिफीट करा था ड्वेन द रॉक जॉनसन को इन नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। यहाँ पे उनकी मदद करी थी न्यू एज आउटलॉज ने और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने, जिसकी वजह से मिक फोली ने कैप्चर कर लिया था अपना WWF टाइटल। और किसी ने नहीं
सोचा था कि ये चीज़ इतनी पॉसिबल हो भी पाएगी कभी, और मिक फोली के पास सबसे बड़ा क्राउन था WWE का और उनकी ड्रीम जो है वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन WCW इस चीज़ से इतना चिढ़ गई कि वो पूरी मोमेंट वापस लेके जाना चाहते थे मिक फोली से। तो ये जो मंडे नाइट रॉ का शो मैंने अभी आपको बताया था, ये पहले से ही टेप हो चुका था और हेड टू हेड जा रहा था अगेंस्ट द लाइव एपिसोड ऑफ नाइट्रो। और उन्होंने क्या करा कि अपने शो के स्टार्ट में ही बता दिया कि आज रॉ पर जो है मिक फोली रॉक से चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, तो तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एरिक बिशॉप ने टोनी शेवानी को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी कि इस चीज को कितनी बेइज्जती वाली तरीके से तुम अनाउंस कर सकते हो तुम करो। और मिक फोली कहते हैं कि ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाइट थी और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने भी इतने सालों तक WCW के लिए काफी कमाल की मेहनत करी थी, लेकिन उस चीज का मुझे ये रिवॉर्ड मिला। और वो कहते हैं कि रेटिंग्स आने से पहले मैंने अपना मुंह बंद रखा। और इसके बाद बेसिकली हुआ क्या गाइस, ये चीज पूरी चली गई WCW के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने शो पे कि मिक फोली टाइटल जीतने वाले हैं। लोगों को ये चीज विश्वास नहीं हुई और उन्होंने ट्यून इन करा ऑन मंडे नाइट रॉ ये देखने के लिए कि आखिर WWE ने ये चीज कैसे करी। तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली यहाँ पे। और एज और जॉन सीना बोलते हैं कि ये प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड डिसीजंस था जो कि एरिक बिशॉफ और WCW की तरफ से हमें देखने को मिला था। और बेसिकली यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी नाइट होनी चाहिए थी WCW के लिए, वो एक बहुत बड़ी नाइट बन गई WWE के लिए। और इसमें जो एपिसोड में रेटिंग आई थी गाइस, वो थी 5.7 मिलियन टू मंडे नाइट रॉ एंड कंपेयर टू 5 मिलियन रेटिंग ऑफ WWE नाइट्रो। और जैसा कि मैंने कहा, ये रॉ का शो एक टेप शो था, तो दो रेसलिंग में सबसे बड़े नाम थे उस समय WWE में, रॉक एंड मिक फोली। और इन दोनों को भी WWE ने एक साथ जो है कंबाइन करने की सोची एंड इनकी एक ऐसी टैग टीम बनाई जो कि बहुत अनोखी थी अपने आप के अंदर, और लोग इनको देखना चाहते थे क्योंकि ये ऑपोजिट्स थे एंड वी नो दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। लेकिन वो कैसे होगा ये देखने के लिए फैंस हमेशा ट्यून इन करते थे। इनकी टीम को नाम दिया गया रॉक एंड सॉक कनेक्शन, और इस चीज ने मदद करी WWE की 1999 के एंड तक अपनी रेटिंग्स को मेंटेन करने में। और रॉक एंड सॉक कनेक्शन की वजह से जो है गाइस WWE कंसिस्टेंटली जीत रही थी। और यहाँ पे रॉक भी कहते हैं कि इट वाज अ ब्लास्ट टू वर्क विद मिक फोली। तो ये गाइस इसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलती है द रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिस इज योर लाइफ वाली सेगमेंट, जहाँ पे मैनकाइंड रॉक के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग लोगों को बुलाता है, जिसकी वो और रॉक मिलके बेइज्जती मारते हैं। यहाँ पे रॉक के फुटबॉल कोच हैं, रियल लाइफ 6th ग्रेड की टीचर भी आती हैं। और बेसिकली यहाँ पे मिक फोली कहते हैं कि हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, हमको पता था कि बस जाके यहाँ पे इन लोगों की बेइज्जती मारनी है। और विंस मैकमैन बैक स्टेज बैठ के गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई 20 मिनट हो गए इन बंदों को रिंग में, वापस कब आएंगे, कितनी लंबी सेगमेंट खींच रहे हैं। लेकिन विंस रूसो कहते हैं कि उनको देखते हुए पता लग रहा था कि ये सेगमेंट कितनी अच्छी है। तो ये बहुत एंटरटेनिंग सेगमेंट थी और अगले हफ्ते काफी टेंशन थी क्योंकि रेटिंग आने वाली थी और उनको लग रहा था कि हमने इतना टाइम ले लिया टीवी का, क्या हम हार तो नहीं जाएंगे। और उस समय रेटिंग्स गाइस बहुत ज्यादा मैटर भी करती थी। और अगले दिन ये पता चला कि इस सेगमेंट की रेटिंग थी गाइस 9 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग ये बनी। और मिक फोली इतना कुछ इस बिजनेस को ऑलरेडी दे चुके थे, इतना करियर उनका जो है एपिक हो चुका था, उन्होंने अपनी बॉडी को लिमिट तक पुश कर दिया था और अब समय आ चुका था गाइस उनके लिए रुकने का। और विंस मैकमैन को उन्होंने अपने एक मैच के बाद जाके ये बात बोली कि वो अब शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और विंस ने उनको बोला मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और तुम अपना लास्ट मैच ऑलरेडी लड़ चुके हो। तो बेसिकली गाइस मिक फोली एक मेजर रीजन थे कि आखिर क्यों मंडे नाइट रॉ जो है वो जीती WCW के अगेंस्ट, WCW नाइट्रो के अगेंस्ट, एंड दे वॉन द वॉर इन 2001। और CM पंक भी यहाँ पे कहते हैं कि उनके जैसे सुपरस्टार्स के लिए मिक फोली ने एक फाउंडेशन ले करी थी कि कैसे वो पहले WCW से ECW में गए और फाइनली WWE के अंदर आए। और WCW के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि WWE में मिक फोली प्रोवाइड कर रहे थे। और यहाँ पे बाकी सुपरस्टार्स जैसे कि जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मिक फोली को प्रेज करते हैं। और बेसिकली गाइस ये एक ऐसा इंसान था जो कि बिजनेस के लिए सच में पैशनेट था और उसने ये चीज करके भी दिखाई कि वो उस चीज को अचीव कर सकता है। और फाइनल डायलॉग में यहाँ पे फोली कहते हैं कि आज तक वो अपने आप को एक सपोर्टिंग एक्टर मानते हैं WWE की हिस्ट्री में, ना कि एक लीडिंग एक्टर। और वो कहते हैं कि अगर मंडे नाइट वॉर्स नहीं होती तो शायद उनका करियर कभी इतना बड़ा ना हो पाता। तो गाइस दिस वाज हाउ द एपिसोड नंबर 5 हैव अ नाइस डे एंडेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ऐसे लाइक करें, इट हैज बीन अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।